चलिए जी, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी ड्यूज की। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्लॉजेस मार्क करा रहा हूं, उनको छोड़िएगा मत। सबसे पहले बात करेंगे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की। आपने बताना है क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग दी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स, ईएसआई, पीएफ एटसेट्रा। क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग दी स्टैट्यूटरी ड्यूज? इफ यस तो आप बोलेंगे यस कंपनी इज रेगुलर। इफ नो तो आप बताएंगे कंपनी इज नॉट रेगुलर। एज वेल एज यू विल रिपोर्ट the outstanding amount as on the last date of the financial year which is payable for more than 6 months। ये याद रखिएगा, इस पे आपकी टेस्टिंग होगी, पक्की बात है। ओके, तो आपने बेसिकली रिपोर्ट क्या करना है, रेगुलर है कि नहीं। अच्छा जी, दूसरी बात आपने क्या बतानी है कि भाई अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज पेबल फॉर मोर देन 6 months। एक बात। दूसरी बात, फिर आपने डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में क्या करना है। ये थे अनडिस्प्यूटेड, आई होप क्लियर है। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में आपने क्या बताना है। अगर कोई अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू है तो आपको एक तो अमाउंट बताना पड़ेगा और फोरम बताना पड़ेगा कहां पे डिस्प्यूट पेंडिंग है। जैसे रिलायंस के केस में हमने देखा अमाउंट 23 करोड़ पेंडिंग कहां पे था, वो आपके वो सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स वाले कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स वाले ट्रिब्यूनल के अंदर पेंडिंग था, तो आपको ये बताना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, इस पे क्वेश्चन भी है आपके क्वेश्चन बैंक में, मेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्प्यूट। आप कंसर्न डिपार्टमेंट से कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो तो वो डिस्प्यूट नहीं है। ओके, याद रखेंगे ये बात, जल्दी बोलिए, कम ऑन एवरीवन, बोल दो। ओके, अच्छा, नाउ ये वाला पॉइंट हमने पहले ही कवर कर लिया था। अब चलते हैं बाकी बचे हुए पॉइंट्स पे। बहुत आसान, रीपेमेंट ऑफ लोन एटसेट्रा। रीपेमेंट ऑफ लोन एटसेट्रा बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरिंग और इंटरेस्ट? अगर हां तो आपको एज पर दी फॉर्मेट डिटेल देनी पड़ेगी। बिना देखे बोलेंगे, नेचर ऑफ बोरिंग बताएंगे, किससे पैसा लिया था, लेंडर की डिटेल्स देंगे, कितना अमाउंट है, क्या पेंडिंग है, ये सारी डिटेल्स हमने देनी है। साथ साथ में हमें दो बातें और बतानी है, रिमार्क्स एंड डिले। हाँ जी, रिमार्क्स एंड डिले। अच्छा जी, उसके बाद अगर डिफॉल्ट नहीं था तो लिख दीजिए कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। फिर बहुत आसान, क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है किसी लेंडर के द्वारा? क्या टर्म लोन्स उसी पर्पस के लिए यूज हुए हैं जिसके लिए ऑब्टेन किए थे? क्या शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो यूज नहीं कर लिए? देखिए, अगर हाँ तो बस अमाउंट और पर्पस बताते जाओ। अच्छा जी, साथ साथ में क्या किसी पर्सन से फंड्स तो नहीं लिए हैं फॉर मीटिंग दी ऑब्लिगेशन ऑफ दी सब्सिडी एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर? अच्छा जी, क्या सब्सिडी एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर की सिक्योरिटीज को प्लेज तो नहीं किया है लोन के लिए? अगर हाँ तो आपको बताना पड़ेगा हाँ हमने ऐसा किया, मतलब कंपनी ने ऐसा किया है, डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और साथ साथ में उस पर डिफॉल्ट किया है तो उस डिफॉल्ट की भी डिटेल आपको जो है वो देनी पड़ेगी। और नहीं किया अगर आपने प्लेज तो कोई बात ही नहीं है। आइए, आईपीओ एफपीओ वेरी इजी। क्या कंपनी ने पैसे रेज करे हैं थ्रू आईपीओ और एफपीओ इंक्लूडिंग डेट? अगर हाँ तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा क्या वो आईपीओ एफपीओ के पैसे उसी पर्पस के लिए यूज हुए हैं। अगर हाँ तो आप रिपोर्ट कर दीजिए, ना तो बताइए डिले क्या है, डिफॉल्ट क्या है, रेक्टिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है। अच्छा जी, क्या कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा रेज किया है? अगर हाँ तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 42 एंड 62 की कंप्लाइंस बताओ। नहीं हुई है कंप्लाइंस, डिटेल बताओ, अमाउंट बताओ, नॉन कंप्लाइंस बताओ। क्या फंड रेज जो किया था उसी पर्पस के लिए यूज किया है जिस पर्पस के लिए रेज किया था? अगर हाँ वेरी गुड, ना तो फिर डिटेल्स बताओ, अमाउंट और नॉन कंप्लाइंस कहां पे हुई है। और अगर कुछ पैसा रेज ही नहीं किया प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह के थ्रू तो नो लिख दो। अच्छा जी, रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जब भी फ्रॉड की बात आए, अब तीनों चीजें हमेशा खोल लो, 240, 143 सबसेक्शन 12 और साथ साथ में आपका क्लॉज नंबर 11। ओके, 240 में रिस्क असेसमेंट रिलेटेड टू फ्रॉड एंड रिस्पॉन्स टू दी रिस्क रोमम ड्यू टू फ्रॉड। 143(12) में क्या था, फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी बाय द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ओके, उसका पूरा प्रोसीजर हमने रूल 13 के साथ में पढ़ा था। और क्लॉज 11 के अंदर क्या है, याद रखिए, क्लॉज 11 बताया फ्रॉड ऑन दी कंपनी बाय दी कंपनी, ब्रॉड हो गया। अच्छा जी, ऑन दी कंपनी बाय दी कंपनी, नोटिस्ड और रिपोर्टेड, चाहे मैनेजमेंट ने रिपोर्ट कर रखा हो आपको वो भी कारों के अंदर रिपोर्ट करना है। दोनों ही केस में नेचर और अमाउंट आपने बताने हैं। साथ में आपने ये भी बताना है इस क्लॉज के अंदर क्या कोई रिपोर्ट अंडर 143 सबसेक्शन 12 फाइल की गई है बाय द ऑडिटर इन द फॉर्म ADT4। इन सिंपल वर्ड्स, क्या ADT4 फाइल हुआ है ड्यूरिंग द ईयर या नहीं। विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स भी आपको बतानी है, क्या ऑडिटर ने विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स कंसिडर की हैं या नहीं की हैं। और याद रखिए, एज पर द गाइडेंस नोट आपको क्या करना है, एज पर द गाइडेंस नोट
आपको नेचर और अमाउंट इन्वॉल्व, विद रिगार्ड टू नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व द फ्रॉड, आपको हमेशा क्या कंसिडर करनी है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी भी कंसिडर करनी है। ओके, नाउ निधि कंपनी, वेरी इजी, नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट 1:20, an unencumbered term deposit at least 10%, and whether there is a default in payment of interest और रीपेमेंट ऑफ और एनी पीरियड, इफ सो तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। फिर से बोलता हूं, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट 1:20 मेंटेन है कि नहीं, उसके बाद 10% अनएनकम्पर्ड टर्म डिपॉजिट मेंटेन है कि नहीं, और साथ में कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट देयर ऑफ, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और रीपेमेंट देयर ऑफ, अगर हाँ तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। रिलेटेड पार्टी सिंपली 177 188 की कंप्लाइंस हुई है या नहीं हुई है, और डिस्क्लोज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर दी एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं है। इंटरनल ऑडिट सिस्टम, दक्ष को याद रखें, इंटरनल ऑडिट सिस्टम मैच करना चाहिए साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस के साथ, और क्या आपने रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर कंसिडर करी हैं, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्या रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर कंसिडर करी हैं या नहीं। इसका कनेक्शन बनाएंगे 610 से, जब पढ़ेंगे देख लेंगे। नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर के साथ कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुई है या किसी ऐसे पर्सन के साथ जो उसके साथ कनेक्टेड है एज पर द लॉ, तो आपको 192 की कंप्लाइंस जो है वो चेक करनी है। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, ये थोड़ा लेंदी था बट हमने काफी आसान बना दिया था। क्या कंपनी को 45 IA में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत थी, अगर हाँ तो रजिस्ट्रेशन लिया या नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी हाँ तो रजिस्ट्रेशन लिया या नहीं लिया। दूसरी बात, क्या कंपनी ने कोई नॉन बैंकिंग या फिर हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी तो नहीं कर दी विदाउट टेकिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई, खत्म। तीसरी बात, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई, क्या कंपनी एक CIC है, क्या कंपनी CIC का क्राइटेरिया आज भी सेटिस्फाई कर रही है, क्या कंपनी एक ऐसी CIC है जिसे आरबीआई से एग्जेम्पशन मिली हुई थी, अगर हाँ तो क्या कंपनी आज भी वो एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है, नहीं। CIC क्राइटेरिया, एग्जेम्पशन क्राइटेरिया, 4 बातें। आखिरी पॉइंट भी CIC रिलेटेड है, वो क्या है, क्या ग्रुप के अंदर मोर देन 1 CIC है, अगर हाँ तो आपको नंबर ऑफ CICs बतानी पड़ेंगी। CIC पे हम और डिटेल देखेंगे कब, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे NBFC वाला चैप्टर। ओके, वैसे स्पेशलाइज NBFC होती है, 100 करोड़ से ऊपर के एसेट है तो आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है। इनका मेन पर्पस होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज विद इन सर्टेन कंडीशन। अच्छा जी, क्या कंपनी ने कैश लॉसेस इनकर करे हैं इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको अमाउंट बताने पड़ेंगे। क्या कंपनी के ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ईयर रिजाइन किया था, क्या कंपनी के ऑडिटर ने, ऑडिटर तभी बन सकते हो जब 18 साल के हो जाओ, है ना, तो क्लॉज नंबर हमारा कौन सा आ गया यहाँ पे 18, क्या कंपनी के ऑडिटर ने रिजाइन किया है ड्यूरिंग द ईयर, अगर हाँ तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको कंसिडर करना पड़ेगा इनकमिंग ऑडिटर को इश्यूज ऑब्जेक्शन कंसर्न। प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज नंबर 8 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, उसमें लिखी हुई बातें भी आपको हेल्प मिलेंगी। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 8। ओके, डन। आई देन उसके बाद मटीरियल अनसर्टेनिटी, ये मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाया था। इधर देखो, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रेशियो, एसेट रियलाइजेशन टाइमलाइन, लाइबिलिटी पेमेंट शेड्यूल, accompanying financial information and management plan, whether in the opinion of the auditor no material uncertainty exists as on the date of audit report regarding the company's ability to meet its liability within 1 year from the balance sheet date। तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा, क्या कोई ऑडिटर को कंफर्म करना पड़ता है कि नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स लाइबिलिटी फॉलिंग ड्यू विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ओके, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारी लैंग्वेज क्या होगी, नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव, है ना। ये देखिए रिलायंस की रिपोर्ट में हमने देखा था और यहां से हमने बहुत कुछ सीखना भी है। नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन व्हिच कॉजेज अस टू बिलीव दैट एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एज ऑन द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट दैट कंपनी इज नॉट केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date। This paragraph is also very important। याद रखिए, ये क्या एश्योरेंस है फ्यूचर वायबिलिटी को लेके, आंसर इज नो। ओके, हमने फैक्ट्स कहां तक कंसिडर करें हैं, ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, लेकिन फिर भी ये गारंटी नहीं है, एश्योरेंस नहीं है कि जितनी भी लाइबिलिटी 1 ईयर में ड्यू होंगी फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको परेशान कर सकते हैं इस चीज को लेके, तो इसकी लैंग्वेज मैंने रिवीजन वीडियो में तभी इंक्लूड कर दी है। आइए चलते हैं आगे जरा। देन ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंड अमाउंट टू CSR, ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंड CSR अमाउंट, तो CSR अमाउंट अगर अनस्पेंड है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इंश्योर करना होता है ऑडिटर को कि भाई ये जो नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का अनस्पेंड CSR अमाउंट है ये एक शेड्यूल 7 में मेंशन फंड के अंदर जैसे कि PM केयर फंड वगैरह के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
ओके और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उस पे जो अनस्पेंट अमाउंट है तो उसमें ऑडिटर को इंश्योर करना होता है कि ये स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए और वो विद इन 30 डेज करना होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है बट आपको 30 डेज वाली याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। आप बस इतना बता दीजिएगा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। डन। आइए देन क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क, ये याद रखिए पैरा 2 ने क्या बोला था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारों की रिपोर्टिंग नहीं लगेगी अदर देन क्लॉज नंबर 21। आज हम उस क्लॉज नंबर 21 पे आ गए हैं और क्लॉज नंबर 21 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए कि देखिए एक कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी इन कंसोलिडेशन ऑफ दिस कंपनी, तो इस कंपनी का ऑडिटर ये चेक करेगा कि जिन भी कंपनीज के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो रहे हैं इन दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन कंपनीज के ऑडिटर ने कारों में कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क तो नहीं दिया है। अगर दिया है तो ए को यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर को डिटेल्स इंडिकेट करनी पड़ेंगी, कंपनी कौन सी है और पैराग्राफ नंबर कौन से हैं कारो रिपोर्ट के जिसके अंदर क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क है। ओके मैं फिर से बोलता हूं, अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप ऑडिटर हैं तो आपको यह देखना है कि जितनी कंपनीज की कंसोलिडेशन हो रही है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, उन कंपनीज के ऑडिटर ने कारों में कोई क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क तो नहीं दिया। अगर दिया है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी कौन सी कंपनी थी और पैराग्राफ नंबर क्या था कारो रिपोर्ट का कंटेनिंग क्वालिफिकेशन एंड एडवर्स रिमार्क। ओके ये हो गई हमारी कारो की एक बढ़िया रिवीजन भी कंप्लीट। क्वेश्चन मैंने आपको एक कल करा दिया, एक या दो क्वेश्चन हमने कल किए थे, इससे ऊपर आप लोग जो है एक काम कर सकते हैं, क्या आप लोग अब सारा क्वेश्चन बैंक देखेंगे, आई एम 100% श्योर आप आराम से उस क्वेश्चन बैंक को कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, एग्जाम का लेवल मैच करना है हमें, एफिशिएंसी भी मेंटेन रखनी है, इफेक्टिवनेस भी मेंटेन रखनी है। ओके चलिए, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।